हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 9 भोली, जिसके राइटर हैं के अब्बास। तो इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे स्टोरी का। एंड अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और इसका पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्लस हम वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि ये स्टोरी एक भोली नाम की लड़की की है जिसका एक्चुअल नेम सुलेखा होता है, लेकिन क्योंकि वो एक सिंपलटन होती है, सिंपलटन मतलब ऐसा इंसान जो बहुत भोला भाला होता है, जिसको ज़्यादा चालाकी नहीं आती, बहुत इनोसेंट, तो इसीलिए उसका नाम भोली पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधी सादी होती है। तो वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी होती है और जब वो 10 महीनों की ही थी वो कॉट से नीचे गिर गई थी। कॉट होती है चारपाई। तो चारपाई से नीचे गिरने से उसके सिर पे कोई चोट ऐसी आई कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई। बैकवर्ड चाइल्ड मतलब स्लो लर्नर, जिसको कुछ भी चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगे, तो इसीलिए उसका नाम भोली पड़ गया। तो जन्म के टाइम जो ये बच्चा था, भोली जो थी, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन जब ये 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पिंपल्स की तरह छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पर। तो जब भोली को स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसकी सारी बॉडी, सिर्फ आईज को छोड़कर सारी बॉडी परमानेंटली डिसफिगर हो गई और उसके ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए। पॉक मार्क्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये जो पिंपल्स जब खत्म होते हैं, पिंपल्स के बाद ये जो दाग धब्बे रह जाते हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट्स आप देख पा रहे होगे, इसको हम पॉक मार्क्स बोलते हैं। तो उसके फेस पर पॉक मार्क्स रह गए और सुलेखा जो है वो 5 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाती थी। और जब फाइनली वो बोलना सीखी तो वो स्टैमर करती थी, स्टटर करती थी, रुक रुक के बोलती थी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हकलाकर बोलना। तो बाकी बच्चे उसके अक्सर मजाक उड़ाते थे और उसको मिमिक करने की कोशिश करते थे, उसको कॉपी करते थे और उसकी नकल उतारते थे। इसीलिए भोली बहुत कम बोलने लगी। रामलाल के 7 बच्चे थे, उनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सबसे छोटी उनमें से भोली थी। तो वो एक रिच फार्मर था जिसके घर में सब कुछ खाने पीने को था। तो सभी बच्चे बहुत हेल्दी और स्ट्रांग थे सिवाय भोली के। जो बेटे थे उनको पढ़ने के लिए शहर में भेजा गया, स्कूल में और बाद में कॉलेजेस में। और बेटियों में से राधा की शादी हो चुकी थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी, और सेकंड डॉटर मंगला, उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी। और जब उसकी शादी हो जानी थी तो रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था। तो उसकी ये तीनों बेटियां बहुत गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल थी, हेल्दी गर्ल्स थी, और उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना, दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन रामलाल को चिंता थी तो भोली की, क्योंकि ना ही तो वो इंटेलिजेंट थी और ना ही वो गुड लुकिंग थी, ना ही वो दिखने में सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तो भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई थी। उसी साल उस गांव में, उस विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुल गया गर्ल्स के लिए। तहसीलदार साहब आए उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए और उन्होंने रामलाल से कहा कि रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम एक एग्जाम्पल सेट करो, उदाहरण सेट करो अपने गांव वालों के लिए, और तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो पढ़ने के लिए, ताकि बाकी गांव के लोग भी, बाकी विलेजर्स भी ये चीज़ सीखें कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होता है पढ़ाने के लिए। तो ये बात रामलाल ने अपनी वाइफ से कही तो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हुई कि क्या तुम पागल हो, अगर हम बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा। तो देखिए, बहुत पुराने समय की बात हो रही है जब लड़कियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं माना जाता था। तो रामलाल अपने तहसीलदार, क्योंकि वो बड़े ऑफिसर थे, बहुत उनकी एक पोस्ट होती है, तो उनकी बात को वो ना नहीं कर पा रहे थे। तो रामलाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
तो रामलाल की वाइफ ने उसको आइडिया दिया कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम भोली को ही स्कूल भेज देते हैं, कि वैसे भी उसके चांसेस कम है शादी के, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं है और उसमें ज़्यादा समझ भी नहीं है, तो हम उसी को स्कूल भेज देते हैं और टीचर्स पर उसको छोड़ देते हैं, उसकी जो टेंशन है वो टीचर्स ही लेंगे। तो अगले दिन रामलाल भोली को उसका हाथ पकड़कर उसको लेके जाता है कि चलो मेरे साथ तुम स्कूल चलो। भोली पहले डरती है, घबराती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि स्कूल क्या होता है, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले देखा था कि उसकी जो काऊ थी उनके घर में, लक्ष्मी नाम की, उसको जो है खोलकर बाहर जब लेके गए घर से तो उसको बेच कर आ गए थे। तो उसे डर था कि उसके साथ पता नहीं क्या होगा। तो वो अपने हाथ छुड़ाती है अपने फादर से। तो उसके फादर उसको डांट लगाते हैं, रामलाल उसको डांट लगाता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें स्कूल ही तो लेकर जा रहा हूँ। और रामलाल ने अपनी वाइफ से भोली को अच्छे कपड़े पहनाने को कहा, क्योंकि उसके मन में डर था कि उसको गंदे कपड़ों में देखकर भोली को टीचर्स और बाकी स्कूल की गर्ल्स उनके बारे में क्या सोचेंगी। तो देखिए, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कैसे हम लोग अपनों के बारे में ना सोचकर हम सोसाइटी की चिंता ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, रामलाल और उसकी वाइफ को अपनी बेटी भोली से ज़्यादा लोगों की चिंता थी कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, तो इसीलिए उसको अच्छे से तैयार करते हैं। तो नए कपड़े भोली के लिए इससे पहले कभी नहीं बने थे, तो हमेशा उसने अपनी बहनों की पुरानी ड्रेसेस ही पहनी थी जो उनकी छोटी हो गई थी, और किसी ने उसके कपड़े वॉश करने के लिए या मेंड करने के लिए, कि जब फट जाते हैं उसको ठीक करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज उसको चंपा की बहुत साफ ड्रेस मिली थी, जो कि चंपा को अब छोटी हो चुकी थी। तो इसको साफ ड्रेस पहनाई गई और इसको बाथ अच्छे से दिलाई गई और उसके बालों पर तेल लगाया गया। और फिर उसको लगा भोली को कि मुझे जहाँ पर भी लेके जा रहे हैं वो पक्का घर से तो अच्छी ही जगह होगी, तभी उसे इतना ज़्यादा अच्छे से तैयार किया जा रहा है। तो फाइनली जब वो स्कूल पहुंचे, सब बच्चे क्लासरूम में जा चुके थे। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। जब वो अकेली थी तो वो डरी डरी आसपास वो देखने लगी। तो स्कूल में बहुत से रूम्स थे और हर एक रूम में गर्ल्स बैठी हुई थी मैट पर, जो बुक्स रीड कर रही थी और स्लेट्स पर लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने ऐसे ही एक रूम में भोली को बैठने को कहा। तो भोली को नहीं पता था कि स्कूल में क्या होता है, लेकिन वो खुश थी ये देखकर कि उसी की एज की बहुत सी गर्ल्स उस क्लास में हैं, और वो होप कर रही थी, ये आस कर रही थी कि उनमें से कोई एक गर्ल उसकी फ्रेंड बन जाएगी। लेडी टीचर क्लास में कुछ बोल रहे थे, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉल पर लगी हुई पिक्चर्स को देख रही थी, जो उसके कलर्स थे पिक्चर्स के, उसको फैसिनेट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो इतनी बिजी हो गई पिक्चर्स को देखने में कि उसको पता भी नहीं चला कि कब टीचर उसके पास आकर खड़े हो गए और उसकी तरफ स्माइल करने लगे। टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा, तो भोली स्टैमर करने लगी, वो अपना नाम नहीं बता पाई। तो ये देखकर सारी गर्ल्स उस पर हंसने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी। तो भोली को रोना आ गया और वो रोते रोते उसने अपना सिर झुका लिया, और उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर उठकर गर्ल्स की तरफ देखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तो जैसे ही स्कूल बेल बजी, सारी गर्ल्स बाहर चली गई क्लास से। तो भोली अब अकेली थी, अभी भी उसमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कॉर्नर से उठकर निकल जाए क्लास के बाहर। तभी टीचर उसको फिर से बुलाते हैं, और इतनी प्यारी आवाज़, इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुनकर भोली को बहुत अच्छा लगता है, उसको दिल को छू जाता है, क्योंकि इससे पहले उसको लाइफ में किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। तो टीचर उसको उठने को बोलते हैं, तो भोली उठ जाती है, क्योंकि टीचर इतने प्यार से बोलते हैं और वो कमांड नहीं होती, वो ऑर्डर नहीं होता, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली सजेशन होती है, बहुत ही प्यार से बोली गई एक सलाह दी गई होती है। तो टीचर फिर से उसका नाम पूछते हैं, तो भोली के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसको डर होता है कहीं फिर से उसकी जो ज़ुबान है उसको शर्मिंदा ना कर दे, और वो इतनी काइंड वुमन, ये जो टीचर है, इतने अच्छे टीचर हैं, उनके सामने फिर से उसको शर्मिंदा ना कर दे।
लेकिन वो सोचती है कि क्योंकि ये टीचर हैं, ये मुझ पर नहीं हंसेंगे और ये अच्छे इंसान लगते हैं, तो मुझ पर मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, इसीलिए वो ट्राई करने की एक बार और कोशिश करती है। तो अब फिर से जब ट्राई करती है तो स्टैमर करती है, लेकिन टीचर उसको इनकरेज करते हैं कि बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, अब अपना मुझे पूरा नाम बताओ। तो फाइनली भोली पूरा नाम बताने में कामयाब होती है। तो टीचर उसको एनकरेज करते हैं, उसके पीठ थपथपाते हैं और उसको समझाते हैं कि अगर तुम अपना डर दिल से निकाल दोगी तो तुम एक दिन बाकियों की तरह बोलना सीख जाओगी। तो इतनी इनकरेजमेंट सुनकर भोली बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो हैरान होती है अपने आप पर भी कि उसके बाद वो जो नेक्स्ट वर्ड है वो बिना स्टैमर किए कंप्लीटली वो बोल देती है। तो भोली को उसके टीचर एक बुक देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये तुम रीड करोगे, 1 महीने में तुम इसको रीड करना सीख जाओगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक और बुक दूंगी, इससे भी बड़ी, और फिर उससे भी बड़ी तुम्हें एक और बुक दूंगी। और ये मेरा विश्वास है कि जब तुम इतना पढ़ना सीख गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे ऊपर हंसें, और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम भी इस लायक हो जाओगी कि तुम अपना स्टैंड खुद ले सको, अपना तुम कॉन्फिडेंस तुम में आ जाएगा और तुम कभी स्टैमर नहीं करोगे। तो ये सब सुनकर, टीचर की ऐसी बातें सुनकर भोली में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसे इतना अच्छा फील होता है, उसमें ये आस जग जाती है कि एक उसकी नई लाइफ, नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है जो उसकी पहली लाइफ से बहुत बेटर होगी। तो ये था जो हमने अब तक किया है। आगे का पार्ट अब हम देखेंगे स्टोरी का। Thus the years passed by, the village became a small town, the little primary school became a high school. तो साल बीतते गए, उनका गांव अब छोटा सा शहर बन गया, लिटिल प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल में बदल गया। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. तो एक छोटा सा सिनेमा भी खुल गया शहर में, टिन शेड के नीचे, और कॉटन गिनिंग मिल भी बन गई। ऐसी मिल जहाँ पर कॉटन में से, रुई में से सीड को अलग किया जाता है। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। और उस शहर के रेलवे स्टेशन पर अब मेल ट्रेन भी रुकने लगी, वो ट्रेन जो लेटर्स लेकर जाती है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो एक रात डिनर के बाद रामलाल अपने वाइफ से पूछते हैं, तो क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं? अब बिशंबर कौन है ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। Yes, certainly, his wife said. भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. तो उसकी वाइफ बोलते हैं रामलाल के, बिल्कुल, भोली बहुत लकी होगी, इतना ज़्यादा वेल टू डू मतलब रिच, इतना अमीर ब्राइड ग्रूम पाकर भोली बहुत लकी होगी। अब ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। तो इसका मतलब जो बिशंबर है वो भोली का प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम है। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो उसकी वाइफ बोलते हैं उसके पास एक बड़ी शॉप है, एक घर भी है उसका अपना, और मैंने सुना है उसके बैंक में हज़ारों रुपए पड़े हैं, और वो तो डॉरी भी नहीं मांग रहे। अब डॉरी होते हैं दहेज, जो गिफ्ट्स या पैसा जो अपने बेटी को पेरेंट्स मैरिज के लिए देते हैं। अक्सर ये डिमांड किया जाता है बॉय की तरफ से, बॉय वालों की तरफ से ये डिमांड किया जाता है गिफ्ट और मनी, उसको हम बोलते हैं डाउरी। तो रामलाल की वाइफ कहते हैं कि हम तो लकी हैं, भोली लकी है कि उसको इतना रिच ब्राइड ग्रूम मिल रहा है और जो बदले में दहेज भी नहीं मांग रहा। तो यहाँ पर भोली की शादी की बात हो रही है और रामलाल की वाइफ उसको सजेस्ट कर रही है कि उन्हें बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए और भोली और बिशंबर की शादी करवा देनी चाहिए। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. तो रामलाल कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो इतना यंग नहीं है, इतना जवान नहीं है, और ऑलमोस्ट सेम एज है जैसे कि मेरी है, जितनी मेरी उम्र है लगभग मेरी ही उम्र का है वो।
और वो लिम्प भी करता है। लिम्प मतलब लंगड़ा कर चलना, जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है, लंगड़ाना, उसको हम बोलते हैं लिम्प करना। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और जो उसकी पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो रामलाल उसकी वाइफ को इतनी प्रॉब्लम्स गिनाता है कि जो बिशंबर है वो बहुत बड़ा है उम्र में, ऑलमोस्ट रामलाल की ही एज का है, और वो लिम्प भी करता है, और उसकी पहली वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 or 50? It is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. तो रामलाल की वाइफ कहते तो क्या हुआ, इतनी जब कमियां, इतनी खामियां जब रामलाल बिशंबर में गिनाता है, तो उसकी वाइफ बोलती है इसमें क्या बात है, 45 या 50 ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती एक आदमी के लिए, और हम लकी हैं कि रामलाल जो बिशंबर है वो दूसरे विलेज से है, और उसे हमारी बेटी भोली के पॉक मार्क्स के बारे में नहीं पता, और उसकी लैक ऑफ सेंस कि उसमें कम अकल है ये भी उसको नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और उसकी वाइफ कहती है कि अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है भोली हमेशा के लिए कुंवारी रह जाए, कि उसकी कभी शादी ही ना हो। Yes, but I wonder what भोली will say. तो रामलाल फिर कहता है लेकिन मुझे है कि भोली पता नहीं इस बारे में क्या बोलेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered रामलाल। तो रामलाल की वाइफ कहते हैं कि वो क्या बोल सकती है, उसे क्या पता, वो तो एक गाय की तरह है और उसमें अकल भी नहीं है। तो रामलाल कहते हैं कि शायद तुम सही हो, और मतलब कि रामलाल अपनी वाइफ की बात फाइनली मान ही जाते हैं। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot listening to her parents' whispered conversation. तो जब भोली के पेरेंट्स उसकी शादी की बात कर रहे थे, विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन चल रही थी। विस्पर्ड मतलब बहुत सॉफ्टली बोलना, तो बहुत धीरे से जो उनकी बातचीत चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोर्टयार्ड में, जो आंगन की दूसरी तरफ भोली लेटी हुई थी अपने कॉट पर, वो जगी हुई थी और अपने बिस्तर पर लेटी अपने पेरेंट्स की बातचीत चुपचाप से सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. तो बिशंबर नाथ बहुत ही रिच ग्रोसर था। ग्रोसर होता है जो इंसान फूड या फूड आइटम्स, कुछ ऐसी चीज़ें बेचता है जो घरेलू चीज़ें जो आम तौर पर घर पे यूज़ होती हैं, जैसे आटा, चावल, मसाले वगैरह। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोसर। पंसारी की दुकान थी बिशंबर नाथ की, और वो बहुत ही बड़ी पार्टी के साथ, ज़्यादा बारात लेकर अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शादी में पहुंचा। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. तो बारात के आगे एक बैंड प्ले कर रहा था, किसी इंडियन मूवी का कोई सॉन्ग, उसकी ट्यून चल रही थी, बैंड उसकी ट्यून बजा रहा था किसी गाने की, और जो दूल्हा था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठा हुआ था। हॉर्स सजाया हुआ था, उस घोड़े पर दूल्हा बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो रामलाल को देखकर बहुत खुशी हो रही थी, इतना पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी ठाट बाट देखकर उसे बड़ी खुशी हो रही थी। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रामलाल ने कि उसकी चौथी बेटी जो है उसकी इतनी शानदार वेडिंग होगी, इतनी अच्छी उसकी शादी होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. और जो भोली की बड़ी बहनें थी वो भी शादी में पहुंची थी, उनको उसकी किस्मत को देखकर, भोली की किस्मत को देखकर जेलसी हो रही थी, वो जलन हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Auspicious का मतलब होता है सौभाग्यशाली, कि ऐसा टाइम जिसके बाद कुछ पॉजिटिव आउटकम होने वाला हो। तो यहाँ पर ऑस्पिशियस मोमेंट कैसे बोला गया है? शादी में फेरों के टाइम को यहाँ पर ऑस्पिशियस मोमेंट बोला गया है। तो प्रीस्ट जो पंडित जी हैं,
फेरों के टाइम पर बोलते हैं कि ब्राइड को बुलाया जाए, कि दुल्हन को लेकर आया जाए। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. तो भोली, जिसने रेड सिल्क की ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई है, दुल्हन वाले जो कपड़े पहन रखे हैं, उसको ब्राइड की प्लेस पे, जहाँ पर दुल्हन को बिठाना होता है, वहाँ पर फायर के पास उसको लाकर बिठाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड उसको बोलता है कि ब्राइड के वरमाला डालो। गार्लैंड होती है फूलों की माला। Bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. तो bridegroom जो दूल्हा है वो अपना गार्लैंड उठाता है येलो मैरीगोल्ड्स वाला। मैरीगोल्ड होते हैं गेंदे के फूल, तो गेंदे के फूलों की वो माला है, वो वरमाला उठाता है उसको पहनाने के लिए। और एक लेडी उसकी व्हील को, ब्राइड की, दुल्हन की जो व्हील है उसको साइड पर करती है उसके फेस से। व्हील होती है वो कवर, जो कपड़े का कवर जो हम अपने फेस पर लेते हैं अपने फेस को कवर करने के लिए, जिसको हिंदी में घूंघट बोलते हैं। तो एक लेडी दुल्हन के घूंघट को साइड पर हटाती है। तो बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, तो बिशंबर एक जल्दी से एक नज़र उसको देखता है भोली को। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस। तो जैसे ही एक लेडी उसका घूंघट साइड पर करती है भोली का, तो बिशंबर जल्दी से एक नज़र उसको देखता है और उसका जो हाथ में माला है वो वहीं की वहीं रह जाती है और भोली अपना घूंघट वापस पहन लेती, वापस अपना फेस कवर कर लेती है। Have you seen her? said बिशंबर to the friend next to him. She has pockmarks on her face. तो बिशंबर अपने साथ खड़े फ्रेंड से बोलता है, क्या तुमने उसे देखा? उसके फेस पर तो बहुत सारे पॉकमार्क्स हैं, बहुत सारे दाग हैं। So what? You are not young either. तो बिशंबर के फ्रेंड कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम कौन सा जवान हो कि तुम्हारी भी तो बहुत उम्र हो चुकी है, तुम में भी तो कमियां हैं। तो एक तरह से इसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बिशंबर कहता है, मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, her father must give me 5,000 rupees. तो बिशंबर कहता है, हो सकता है, ठीक है, मेरी उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मेरी इससे शादी होनी है तो इसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे, कि मैं तभी शादी करूँगा भोली से अगर इसके फादर मुझे 5,000 रुपीज़ देंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. तो रामलाल अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी, एंड हिज ऑनर, ऑनर मतलब इज़्ज़त, कि जो उसकी इज़्ज़त, उसकी जो शान है, उसकी जो इज़्ज़त है, जो टर्बन उसकी, वो उसको बिशंबर के पैरों में, कदमों में रख देता है और बोलता है कि तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलेट मत करो, मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो, मुझे एम्बेरस मत करो, और तुम 2,000 रुपीज़ ले लो, कि 5,000 के बजाय तुम 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। लेकिन बिशंबर आगे से कहता है, नहीं 5,000, नहीं तो हम चले जाएंगे, कि 2,000 नहीं, हम 5,000 ही लेंगे, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ और तुम अपनी डॉटर को अपने पास ही रखो। तो देखो कैसे वो बिशंबर जो है ब्लैकमेल करने लग जाता है एक तरह से, और दहेज की डिमांड करने लग जाता है, वो डाउरी मांगने लग जाता है। ये नहीं देखता कि उसमें खुद में कितनी कमियां हैं, भोली के सिर्फ पॉक मार्क्स को देखकर ही वो डिमांड करने लग जाता है डाउरी। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल उसको बोलता है कि प्लीज़ थोड़े से कंसिडरेट हो जाओ, थोड़े प्लीज़ हमारे बारे में सोचो, अगर तुम वापस चले गए तो मैं गांव में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। देखिए ये जो स्टोरी है बहुत पुराने टाइम की है, हमें बार बार स्टोरी में ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जिसमें पता चलता है कि ये स्टोरी बहुत पहले लिखी गई है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जैसे बताया गया है कि जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल भेजना अच्छा नहीं मानते, तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था उस टाइम पर। जैसे कि रामलाल की वाइफ कहती है कि अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो इनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो एजुकेशन को, लड़कियों को एजुकेट करना अच्छा नहीं मानते थे।
वहीं उसके बाद जब शादी की बात होती है तब भी पेरेंट्स बिना लड़की की मर्जी जाने उसके बारे में फैसला ले लेते हैं कि उसको कहाँ पर मैरिज करनी है, उसकी कि उसका रिश्ता कहाँ करना है, उसके बारे में भी लड़कियों से नहीं पूछा जाता था। एंड अब जब बिशंबर उनसे डॉरी की मांग करता है, दहेज मांगता है, तब भी बिशंबर के रामलाल को यही फील होता है कि उसके लिए बेइज्जती की बात होगी अगर दूल्हा बिना उसकी बेटी से शादी किए चले गया, कि अगर उसकी बेटी की शादी ना हुई तो उसके लिए बेइज्जती की बात होगी, जबकि एक्चुअल में शर्म किसको आनी चाहिए? बिशंबर नाथ को, जो दहेज मांग रहा है। लेकिन क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर रामलाल को लग रहा है कि उसके लिए बेइज्जती की बात होगी अगर उसकी बेटी की शादी ना हुई और दूल्हा उससे बिना शादी करे चला गया। देन आउट विद 5,000। तो बिशंबर कहता है ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं शादी करूं तो जल्दी से अभी 5,000 निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो रामलाल की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अंदर गया और अंदर सेफ खोला। सेफ तिजोरी, तिजोरी खोलकर उसने नोट्स काउंट किए, अपने पैसे काउंट किए और पैसों के बंडल को ब्राइडग्रूम के पैरों में रख दिया, बिशंबर नाथ के पैरों में रख दिया। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. तो बिशंबर के ग्रीडी फेस पर, उसके लालची फेस पर एक ट्रायम्फेंट स्माइल आ गई। ऐसी स्माइल जैसे उसने कुछ जीत लिया हो, ऐसी कुछ जीत हासिल कर ली हो, इस तरह की उसके मुंह पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसने गैम्बल किया, उसने एक जुआ खेला और वो जीत गया। कि उसने ट्राई किया कि वो दहेज मांगने की कोशिश करेगा और उसको दहेज मिल भी गया। तो बहुत खुश हुआ और उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने बोला कि अब मुझे गार्लैंड दो, गार्लैंड, वरमाला। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. तो एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया, लेकिन इस बार भोली की आंखें डाउनकास्ट नहीं थी, वो झुकी हुई नहीं थी, उसकी आंखें सीधा देख रही थी, सीधा अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ, अपने होने वाले दुल्हन की तरफ देख रही थी। और उसकी आंखों में ना ही तो गुस्सा था, ना ही नफरत, बल्कि सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट मतलब ऐसी फीलिंग जब हमें किसी के लिए रिस्पेक्ट ना हो, जब हमें कोई पर्सन, उसकी हमारे लाइफ में उसके लिए कोई वैल्यू, कोई महत्व ना हो, उसके लिए बिल्कुल भी इज्जत ना हो हमारे मन में, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. बिशंबर भोली के गले में वरमाला डालने के लिए उसने गार्लैंड उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो वरमाला उसे पहना पाता, भोली ने जोर से अपने हाथ से, जैसे कि कोई लाइटनिंग हो, इतनी तेज जैसे कोई बिजली की तरह उसने हाथ मारा और जो वरमाला थी वो जाकर फायर में गिर गई, आग में जाकर गिर गई। और फिर वो उठी भोली और उसने अपने सिर से व्हील भी उतार दिया, घूंघट भी उतार दिया। Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. तो तभी भोली ने बहुत क्लियर, साफ आवाज़ में और ऊंची आवाज़ में बोला पिताजी, और ये सुनकर उसके पेरेंट्स, उसके फादर, मदर, बहन, भाई, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी सभी हैरान थे। स्टार्टर मतलब शॉक्ड, सरप्राइज्ड, सभी हैरान थे उसको सुनकर कि वो बिना स्टैमर किए उसने बोला, कि वो बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं हकलाई। एंड यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि अगेन देखो, ये जो पिताजी लिखा हुआ है ये इटैलिक्स में है, क्योंकि ये जो वर्ड है इंग्लिश का नहीं है, इसीलिए इसको इटैलिसाइज किया गया है।
पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो भोली फिर कहती है कि पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। द गेस्ट्स began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless। तो रामलाल थंडरस्ट्रक था। थंडरस्ट्रक का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर बिजली गिर गई हो। तो इतना हैरान था रामलाल अपनी बेटी की बात सुनकर। और जो गेस्ट थे वो आपस में धीरे से बातें करने लगे। वो विस्पर करने लगे, आहिस्ता से बातें करने लगे कि कितनी शेमलेस है, कि कितनी बेशरम लड़की है, इतनी अगली है, इतनी बदसूरत है, दिखने में भी सुंदर नहीं है, और ये शेमलेस भी है, इतनी बेशरम भी है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तभी रामलाल कहते हैं कि क्या भोली, तुम पागल हो गई हो? तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती करवाना चाहती हो? तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है हमारी इज्जत का? अब इज्जत किसे हम बोलते हैं? जो सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट मिलती है उसको हम इज्जत बोल देते हैं। मतलब हमें लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट चाहिए, अपने मन में, अपनी नज़रों में हमें रिस्पेक्ट मिले या ना, उसकी हम ख्याल, उसकी जो है हमें कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन हमें क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में इज्जत बनी रहे। तो वैसे ही रामलाल को भी ये था कि उसकी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी, इसीलिए वो भोली को डांटने लगते हैं। For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't। तो फिर भोली बोलती है, आप ही की इज्जत की वजह से ही मैंने इस आदमी से शादी करने के लिए मैं राजी हुई। ये लेम ओल्ड मैन, ये इतना जो बुजुर्ग आदमी है, इसको मैं शादी करने के लिए तैयार सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से ही हुई। लेकिन अब मैं इस लालची इंसान से, इस सेल्फिश इंसान से मैं शादी नहीं करूंगी, और इस कावर्ड से, कावर्ड मतलब डरपोक। तो देखिए कैसे भोली के मन में बिशंबर नाथ के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, और वो बोलती है कि सेल्फिश और ग्रीडी और ऐसे बुज़दिल इंसान से वो शादी नहीं करेगी, उसको अपना हस्बैंड नहीं बनाएगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow। तो तभी कोई बोलता है कि कितनी बेशरम लड़की है, हम सभी सोचते थे ये तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो तभी भोली गुस्से में उस ओल्ड वुमन की तरफ देखती है, उस बुजुर्ग औरत की तरफ जिसने ये बोला होता है कि बेशरम लड़की है। उसकी तरफ देखकर भोली गुस्से में बोलती है कि हाँ जी आंटी, आप बिल्कुल सही हैं। आप सभी ने सोचा था मैं तो एक डम काऊ हूँ, एक गूंगी गाय की तरह हूँ, इसीलिए आप मुझे ऐसे हार्टलेस क्रीचर के हवाले करना चाहते थे, ऐसे इंसान को देना चाहते थे जिसमें दिल ही नहीं है। लेकिन अब ये जो डम काऊ, ये जो गूंगी गाय, ये जो स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली जो बेवकूफ़ लड़की अब बोलने लगी है। तो क्या आप और सुनना चाहेंगी? तो देखिए भोली कितनी कॉन्फिडेंस, उसमें कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है, कितनी करेजियस हो चुकी है कि वो सबके सामने ऐसे बोल रही है, अपनी बात रख रही है, अपने लिए स्टैंड ले रही है, और वो बिल्कुल भी स्टैमर नहीं कर रही। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी टीचर की बात सच हो गई, और उसको एजुकेशन ने इतना ज़्यादा एम्पावर कर दिया कि वो अपनी बात के लिए खड़ी हो गई और अपने लिए स्टैंड ले रही है। Bishambar Nath the grocer started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. तो जब बिशंबर नाथ था उसको पता चल गया कि अब उसकी यहाँ पर शादी नहीं होने वाली, तो वो अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। और जो बैंड बाजे वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि शायद अब ये क्लोजिंग सेरेमनी है, कि सारे जो सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम डोली को वापस लेके जा रहे हैं। तो वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे, जो डोली वाला सॉन्ग वो बजाने लगे। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame.
तो रामलाल वहीं पर खड़ा था और वो सिर उसका झुका हुआ था शर्म से और दुख से। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" और फिर जो सेक्रेड फायर थी, ये जो फेरों के लिए जो आग जलाते हैं, वो भी बुझ गई थी, सब चले गए थे। और रामलाल भोली की तरफ देखता है और उसे बोलता है, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in the voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" तो तभी सुलेखा बोलती है ऐसी आवाज़ में जो बहुत शांत स्टेडी आवाज़ में बोलती है कि पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी ओल्ड एज में, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी बुज़ुर्ग एज में, मैं आपकी और मदर की दोनों की सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा। और फिर वो पूछती है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ मैम? तो इसके जो टीचर हैं वो भी वहीं पर खड़े हैं। तो वो भोली अपनी बात अपनी टीचर से बोलती है कि जो मैंने कहा क्या वो सही है? और यहाँ पर देखिए आपने नोटिस किया होगा कैसे भोली की जगह अब राइटर ने सुलेखा यूज़ किया है, क्योंकि अब भोली जो है वो भोली नहीं रही। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. "Yes, Bholi, of course," she replied, and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. तो भोली के टीचर जो वहीं पर एक कॉर्नर में खड़े होते हैं, सारा ड्रामा देख रहे होते हैं, उन्होंने भोली के पूछने पर जवाब दिया कि हाँ भोली, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। और उनकी स्माइलिंग आइज़ में जो भोली के टीचर हैं वो खुद ही सिर्फ स्माइल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी आइज़ भी स्माइल कर रही थी कि इतने खुश थे। और उनकी आइज़ में एक डीप सेटिस्फैक्शन थी। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। तो इतनी संतुष्टि थी और वो ऐसी सेटिस्फैक्शन थी जैसे किसी आर्टिस्ट में होती है जब वो अपने किसी मास्टरपीस को कंप्लीट होता देखता है। उसको कंटेम्पलेट करना मतलब बहुत ध्यान से देखना। तो जैसे कोई आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस, मास्टरपीस मतलब उसकी बेस्ट जो बेस्ट आर्ट, कोई भी जो उसकी कला है, अगर वो पेंटिंग करता है तो उसकी जो बेस्ट पेंटिंग है उसको मास्टरपीस बोलेंगे। तो यहाँ पर जो टीचर है वो भोली की तरफ ऐसे देख रही है जैसे कि उसका कोई मास्टरपीस हो, कि उसने उस पर काम किया और वो कितना अच्छा निकल कर उसको रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। कि ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो स्टैमर करती थी, लेकिन उसके टीचर ने इतना उसमें विश्वास दिखाया, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया, उसको उस पर पूरा ट्रस्ट करके उसको अच्छे से समझाया, उसको प्यार से समझाया कि भोली भी उसकी टीचर की बात को इतने अच्छे से समझने लगी और वो एजुकेशन पाने के बाद इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि वो अपनी बात बिना डरे अपने लिए स्टैंड लेने लगी। तो ये थी स्टोरी भोली की, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।